बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक फाइलम एंड दिस इज़ आ फाइलम पोरीफेरा। तो बेसिकली हम किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट करेंगे और किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो जो एनिमेलिया लफ्ज़ है वो एक लैटिन लैंग्वेज से निकला है जिसका मतलब होता है सोल। अब किंगडम एनिमेलिया जो है वो बेसिकली दो सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है। उनमें से सबसे पहला जो सब किंगडम है उसका नाम होता है पैराज़ोआ और दूसरे का नाम होता है यूमेटाज़ोआ। अगर हम सब किंगडम पैराज़ोआ की बात करें तो सब किंगडम पैराज़ोआ जो है उसमें टिश्यू जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद नहीं होती, उसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है और उसके अंदर एक फाइलम भी पाया जाता है। दैट्स नेम इज़ अ फाइलम पोरीफेरा। तो आज हम बेसिकली जिस फाइलम को कवर करेंगे उस फाइलम का नेम होगा फाइलम पोरीफेरा। और फाइलम पोरीफेरा में जितने भी करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन से लेके उसकी न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, उसका कैनाल सिस्टम, ठीक है, एक्विफरस सिस्टम, सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर हम थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो बेसिकली आज हम जिस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं दैट्स इज़ अ पैराज़ोलॉजी। हम किसको स्टडी करेंगे? हम स्टडी करने वाले हैं पैराज़ोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। देखें, अगर हम बात करें ना प्रोटोज़ोलॉजी, सो प्रोटोज़ोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोटिस्ट। ये एक थोड़ी सा पहले डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोज़ोलॉजी एंड पैराज़ोलॉजी में फ़र्क क्या है। जब हम स्पॉन्जेस को स्टडी करेंगे तो स्पॉन्जेस को स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज अ पैराज़ोलॉजी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट नोट बनाना चाहता है वो कोशिश करे कि साथ के साथ जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन करता रहे, बिकॉज जैसे ही ये वाला बोर्ड जो है फिल होगा हम इसको रिमूव करेंगे और फिर नेक्स्ट जो है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखें, तो सबसे पहले अगर हम इसका लिंक जोड़ना चाहें कि जो प्रोटोजोन्स हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो एनिमल्स भी बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वो ओरिजिनेट हुए हैं प्रोटोजोन से, प्रोटिस्टा से। तो अगर हम इनका लिंक जोड़ना चाहें, विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड द पोरीफेरा? प्रोटोजोन्स और पोरीफेरा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उस ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है? उस ऑर्गेनिज्म का नेम है प्रोटीरोस्पोंजिया। व्हाट इज अ प्रोटीरोस्पोंजिया? आप कहेंगे कि प्रोटीरोस्पोंजिया is a protospongia is a connecting link between the protist kingdom protista एंड द किंगडम पोरीफेरा। लेकिन अगर हम ये पूछ लें कि किंगडम प्रोटिस्टा में कहाँ से ये बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फिर हमारा आंसर ये होना चाहिए कि अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोन्स हैं, राइट, तो प्रोटोजोन्स के अंदर जो एक ग्रुप है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोन्स के अंदर एक ग्रुप जो है डायनोफ्लैजिलेट, जो बेसिकली वो तो एलजी से चला जाएगा ना, तो प्रोटोजोन्स के अंदर एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक ऑर्गेनिज्म आता है दैट्स नेम इज अ क्वेनोफ्लैजिलेट। ठीक है, एमोइबास के बाद क्या आते हैं? क्वेनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, फिर फॉर्मेनिफेरंस आते हैं, एक्टिनोपोड्स आते हैं, फिर एपिकम्प्लेक्सन्स आते हैं। ठीक है, तो वहां पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं दैट इज अ क्वेनोफ्लैजिलेट्स। सो वो जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं दीज आर द कनेक्टिंग लिंक। ये आप कहेंगे कि ये बेसिकली जो स्पॉन्जेस हैं, ये स्पॉन्जेस कहाँ से कहाँ पे जाके इसका लिंक मिलता है? तो इनका लिंक जो है वो कहाँ पे मिलेगा? क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो उनसे जाके इनका जो है वो लिंक जो है वो इनका मैच करेगा। क्लियर होगी बात? सो सबसे पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज प्रोटीरोस्पोंजिया? प्रोटीरोस्पोंजिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पोरीफेरा एंड द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा और पोरीफेरा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है प्रोटीरोस्पोंजिया। फिर हमने ये पढ़ा कि जो स्पॉन्जेस हैं उनका लिंक कहाँ पे मिलता है? उनका लिंक जाके मिलता है प्रोटोजोन में क्वेनोफ्लैजिलेट्स। सो विच वन इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्वेनोफ्लैजिलेट एंड द पोरीफेरा? क्वेनोफ्लैजिलेट और पोरीफेरा के बीच वाली जो कड़ी है जिसकी वजह से हमने कहा कि इसका जो लिंक है वो इसके साथ जाके मिलता है, उसका नेम होता है हमारे पास क्वेनोसाइट्स। तो मैं आपको जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे क्लास आगे तो आप वहाँ पे जाके सीखेंगे बहुत सारे सेल्स, व्हाट इज द थीजोसाइट्स, व्हाट इज द मायोसाइट्स, व्हाट इज द क्वेनोसाइट्स, व्हाट इज द एमोइबोसाइट्स, तो डेस्मोसाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ क्वेनोफ्लैजिलेट्स। तो अभी तक आपने ये चीज़ें याद रखनी है। क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये असल में कनेक्टिंग लिंक होते हैं पोरीफेरा का उन ऑर्गेनिजम्स के साथ होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक पॉइंट? सो स्टडी ऑफ द स्पॉन्जेस इज कॉल्ड द पैराज़ोलॉजी। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो जो स्पॉन्जेस हैं बेसिकली वो एक लैटिन लैंग्वेज से लफ्ज़ निकला है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पोरस। ठीक है,
पोरीफेरा, देखिए स्पॉन्जेस जो है वो हम किस फाइलम में कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा के अंदर। सो लफ्ज़ जो पोरीफेरा है इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोरी, पोरी का मतलब पोर्स, एंड फिरा जो है, फिरस का मतलब होता है टू बेरिंग। सो इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पोरी का मतलब क्या होता है, पोरी का मतलब ये होता है कि पोर्स, और फिरा का मतलब होता है बेरिंग। ऐसे जानदार जिनकी पूरी बॉडी में जो है उनका जो प्रोमिनेंट फीचर रहता है वो कौन सा रहता है, वो पोर्स रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर। उसको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं पोरीफेरा का नाम दे देते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जो फाइलम पोरीफेरा है इसमें टोटल कितने मेंबर्स आते हैं, तो इसके अंदर तकरीबन 9,000 के करीब जो है वो फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो है वो स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। और अगर हम इनको प्राइमरली तौर पर देखें तो ये प्राइमरली तौर पर क्या होते हैं, दीज आर द मेराइन इन्वायरमेंट। तो बेसिकली या प्राइमरली तौर पर ये कहाँ पर पाए जाएंगे, ये मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके बारे में वैसे बात करें तो ये जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। तो ये फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। उनमें से चंद एक एग्जाम्पल अगर हम बात करना चाहें तो डैट इज़ अ स्पोंजिला। स्पोंजिला जो है वो एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होती है। इसके अलावा ट्रोकियस स्पॉन्ज, ठीक है, डेट इज यूनापियस, इट इज आल्सो अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। सो ये मेराइन नहीं होते। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विच वन इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और सबसे जनरल एग्जांपल जो है वो क्या आएगी, स्पॉन्जिला, ट्रोकियस स्पॉन्ज, यूनापियस, ठीक है, एंड रेडियो स्पॉन्ज। सो ये आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन कि उसका कनेक्टिंग लिंक किसके साथ मिलता है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के वो स्टडी करना शुरू करते हैं वन बाय वन। देखें, अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो बेसिकली डिवाइड हो गया सब किंगडम पैराजुआ के अंदर। और पैराजुआ में से हमने ये स्टडी कर रहे हैं पोरीफेरा को। तो ये जो पैराजुआ है, पैराजुआ के अंदर किसी भी किस्म की जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है ये मौजूद नहीं होती। यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी, तो आपने कहना है कि इनके अंदर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ वही पाई जाती है इनके अंदर, इसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं होती। क्लियर होगी बात। तो इनके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी डेट इज अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी इनके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम पोरीफेरा की बात करते हैं ना तो फाइलम जो पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा में स्पीशीज़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनके अंदर सेल्स कितनी तरह के होते हैं, इनके अंदर 3 बेसिक टाइप के सेल्स होते हैं। उनमें से बेसिक बुनियादी जो हैं वो 3 हैं, बाकी बहुत सारे होंगे। तो फर्स्ट से पहले जो होंगे उनको हम नाम देंगे पिनाकोसाइट्स, ठीक है। तो पहले जो सेल्स हैं दीज आर द पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स के बाद दूसरे जो सेल्स होंगे उनको आप क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ, उनको आप नाम देंगे क्वेनोसाइट्स। और इनके साथ जो हम लिंक करेंगे क्वेनोसाइट्स, फिर इसके अलावा एमोइबोसाइट्स भी आप लिखिएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यूज के तौर पर मैं आपको एक यहाँ पे बता देता हूँ, दीज आर द आर्कियोसाइट्स। सो व्हाट इज द आर्कियोसाइट, ये स्पेशल जो चीज़ें होंगी वो साथ के साथ नोट करनी है। सो व्हाट इज द आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स आपने कहना है ये वो सेल्स होते हैं, आर्कियोसाइट्स ये असल में वो सेल्स हैं जो कि आप कह लें कि टोटीपोटेंट सेल्स। आर्कियोसाइट्स, व्हाट इज आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स इज द टोटीपोटेंट सेल्स, यानी कि वो सेल्स हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी को बनाने की जो है काबिलियत होती है, पोटेंशियल होता है, दैट्स व्हाई दीस सेल्स आर नोन एज टोटीपोटेंट सेल्स। और जो रिप्रोडक्शन होती है उस रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो टोटीपोटेंट सेल्स, ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह से। तो मैं जब आपको ये करवा रहा हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ, तो इसके साथ साथ मैं चंद एक वो भी एमसीक्यूज ऐड करूँगा जो पास पेपर्स जो हैं वो पास पेपर्स में आ चुके हैं, पीपीएससी के या एफबीएससी के या फिर सीएसएस के एग्जाम्स में जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो उससे मुताल्लिक भी बातें बताएंगे आपको। तो व्हाट इज़ द पिनाकोसाइट्स, तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि कोई भी जो बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है उसको भी समझ आ सके। तो व्हाट इज़ पिनाकोसाइट्स, देखें अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना तो इनकी बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से, हमें ये सिसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो लोकोमोशन होती है वो एब्सेंट होती है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि चलें ऑप्शन में आपसे बाद में पूछता हूँ, सबसे पहले तो आप इसकी बॉडी में पोर्स वगैरह स्टडी कर लें। देखें इसकी बॉडी के अंदर ना आपको इस तरह से ये बॉडी की पूरी बॉडी के अंदर पोर्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स यहाँ पर ये देखने को मिल रहे हैं, ये वाले पोर्स, इन छोटे पोर्स को हम नाम देंगे ऑस्टिया का। ये जो स्मॉल पोर्स हैं, दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज अ ऑस्टिया। और उसके ऊपर ये जो बड़ा सा पोर आपको बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है ना यहाँ, ये वाला, इसको हम नाम देंगे ऑस्क्यूलम। सो व्हाट इज इट, इसका नाम होगा ऑस्क्यूलम। ये आ गया ऑस्क्यूलम और ये आ गया ऑस्टिया, ये आ गया
ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के ज़रिए से जो पानी होगा वो एंटर होने वाला है और इसको हम नाम क्या देंगे, ये जो अंदर खाली कैविटी होगी उसकी बॉडी के अंदर, उसको आप नाम देंगे आर्टरिया का। इसको आप क्या नाम देंगे, आर्टरिया का नाम देंगे, या फिर इसको आप नाम देंगे स्पोंजियोसील का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, स्पोंजियोसील का नाम देंगे। और याद रखिएगा इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कभी भी नहीं कहेंगे। अगर आपने ये ऑप्शन टिक कर दिया ना तो ये गलत हो जाएगा। सम टाइम जो पीपीएससी का एग्जाम है उसमें ऐसा एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो बॉडी कैविटी ऑफ द स्पोंजिस इज नोन एज आ, तो नीचे लिख देते हैं आर्टरिया एंड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। जो स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टडी करते हैं, मीन्स ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ते, तो वो क्या लगाएंगे, वो हमेशा भागेंगे जीवीसी की तरफ, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, बट वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना, दैट इज अ स्पोंजियोसील, या इसको हम क्या नाम देंगे, आर्टरिया का भी नाम देते हैं। अब देखें पानी जो है वो इनकी बॉडी में एंटर हो गया। सो पहला यहाँ पर फीचर आ गया, व्हाट इज ऑस्टिया। ऑस्टिया आर द स्मॉल पोर्स थ्रू विच द वाटर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द स्पोंजेस एंड ऑस्क्यूलम आर द पोर्स थ्रू विच वाटर लीव्स द बॉडी। और उसकी बॉडी कैविटी को क्या नाम देंगे, स्पोंजियोसील का नाम देते हैं। अब बेटा इनकी बॉडी में बाहर की तरफ जो होते हैं, इनकी बॉडी में बाहर की तरफ इस तरह से ना सेल्स पाए जाते हैं। अब वो जो सेल्स होते हैं ना, द सेल्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड, बाहर की तरफ पाए जाएंगे, उन सेल्स को आप क्या नाम देंगे, उनको आप नाम देंगे पिनाकोसाइट्स का। दीज आर नोन एज अ पिनाकोसाइट्स। और ये पिनाकोडर्म बनाएंगे, ये पिनाकोसाइट्स होते हैं, पिनाकोसाइट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स आर द सेल्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड, बॉडी में आउटसाइड की तरफ जो सेल्स होंगे उनको नाम देंगे पिनाकोसाइट्स। और इन पिनाकोसाइट्स के मिलने से जो बनेगी, जो बाहर वाली वाल बनेगी उसको नाम देंगे पिनाकोडर्म। क्या नाम देंगे, पिनाकोडर्म का नाम देंगे। और इस पिनाकोसाइट के अंदर वाली साइड पर एक फ्लूइड मीडियम पाया जाएगा। अब वो जो फ्लूइड मीडियम है जो इस पिनाकोसाइट में अंदर वाली साइड पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस फ्लूइड मीडियम को नाम देंगे मिजॉइल का। दिस वन इज नोन एज अ मिजॉइल। यहाँ पर मिजोग्लिया नहीं है, दोबारा से मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि यहाँ पर मिजोग्लिया बेटा आप हिट नहीं कर सकते। मिजोग्लिया हिट करेंगे दोबारा से मिस्टेक हो जाएगी आपके ऑप्शन के अंदर। तो हम इसको क्या कहेंगे, दीज आर द मिजॉइल। तो बाहर की तरफ पिनाकोसाइट्स, पिनाकोडर्म, पिनाकोडर्म के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होगा, यहाँ पर हमारे पास मौजूद होगा मिजॉइल। सही है, ये एक जेली लाइक फ्लूइड होगा, मीडियम होगा, जो इसके अंदर वाली साइड पर, या आप कह लें कि नीचे वाली साइड पर मौजूद होगा। फिर उस मिजॉइल के अंदर वाली साइड पर जो सेल्स होंगे वो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। और वो जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं क्वेनोसाइट्स का। अगर हम क्वेनोसाइट्स की बात करें ना, तो क्वेनोसाइट्स में इस तरह से ना कॉलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे अंदर की तरफ, ये कॉलर्स बने होते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा कि इनका जो लिंक है वो क्वेनोफ्लैजिलेट से मिलता है, तो क्वेनोफ्लैजिलेट भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कॉलर्स पाए जाते हैं और साथ में फ्लैजेला पाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो क्वेनोसाइट्स अंदर की तरफ पाए जा रहे हैं उनमें पहली बात ये कॉलर है, और कॉलर के बाद नेक्स्ट ये क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लैजेला भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने याद रखना। और ये अंदर की तरफ जो क्वेनोडर्म, ये कौन सी लेयर बनाएंगे, दे फॉर्म द क्वेनोडर्म बनाएंगे। ये आ गया कॉलर सेल्स, इसी को बेटा कॉलर सेल्स का भी नाम देते हैं, और इसी को हम नाम देते हैं क्वेनोसाइट्स का भी नाम देते हैं, क्वेनोसाइट का भी नाम देते हैं। सो इस तरह से ये चीज़ जो है ये आप याद रखेंगे। ये इसका एक और फीचर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सिमेट्री कोई पाई जाती है। देखें इनके अंदर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये दीज आर द एसिमेट्रिकल, इनके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती, दीज आर द एसिमेट्रिकल। लेकिन सम टाइम अगर हम बात करें तो इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर रेडियल जो सिमेट्री है वो देखी गई है। सो रेडियल सिमेट्री, कुछ साइंटिस्ट का मानना ऐसा है कि रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। सो दैट्स वाई आप ये भी लिख सकते हैं कि एसिमेट्रिकल या फिर सम टाइम जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है, इनके अंदर देखी गई है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन जो होती है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, यानी कि पूरे का पूरा जो पार्टिकल है वो इनके सेल्स के अंदर जाएगा। हालोजोइक न्यूट्रिशन की जो स्पोंजियोसील है उसके अंदर एंटर होता है, उसको ब्रेक नहीं किया जाता एंटर होने के दौरान, और उसके बाद जो न्यूट्रिशन है वो इंट्रासेलुलर होती है, इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन होती है। अब इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन कौन सी होती है, वो न्यूट्रिशन जो सेल के अंदर होती है उसको नाम देंगे इंट्रासेलुलर न्यूट्रिशन का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट होती है वो आप कह लें कि क्लीवेज, अगर हम क्लीवेज की बात करें सो क्लीवेज के बाद डेवलपमेंट की करते हैं। सो क्लीवेज जो है इनके अंदर हॉलोब्लास्टिक होती है। सो हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज इनके अंदर होती है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि लार्वल स्टेजेस में होती है। इनडायरेक्ट जो है वो डेवलपमेंट होगी, और वो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो किस स्टेज में होगी, लार्वल स्टेजेस के अंदर। इनके लार्वा भी याद रखने हैं। अब लार्वा इनके अंदर कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं पैरेनकाइम्यूला लार्वा, एम्फीब्लास्ट्यूला लार्वा। तो मैं यहाँ पे लार्वा भी लिख देता हूँ, पैरेनकाइम्यूला लार्वा, पैरेनकाइम्यूला
म्यूला लार्वा पहला। फिर आ जाएगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा मैं बताऊंगा कि इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। ये बेसिकली मैंने कहा कि इनके अंदर रेगोन लार्वल स्टेज भी होते हैं, रेगोन लार्वल स्टेजेस भी देखे गए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि दीज आर द सेसाइल एनिमल्स। सेसाइल होते हैं यानी कि बेसिकली मूव नहीं कर सकते, लेकिन इनके जो लार्वा होते हैं, सेसाइल ऑर्गेनिज्म, ये सेसाइल होते हैं बेसिकली खुद, बट लार्वा आर मोटाइल। जो लार्वा होते हैं, लार्वा क्या होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बिकॉज उनके पास फ्लैजेला जो है वो मौजूद होते हैं, उनके पास कोएनोसाइट्स भी मौजूद होते हैं। क्लियर होगी बात। सो ये कुछ हमने बेसिक फीचर्स उसके देखने थे जो आपने देख लिए कि इसका जो लिंक है वो कहाँ से मिलता है। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स में हमने जो देखना था वो देख लिया। बाकी मजीद करैक्टरिस्टिक्स फीचर्स में वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल में क्योंकि डिस्कस करना, डेट्स वाई हमने उसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप किया है। देखें, अगर हम पोरीफेरा की बात करें, फाइलम पोरीफेरा की, तो फाइलम पोरीफेरा में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर इसके जो मेंबर हैं उसको हम कुछ नाम भी लिखते हैं। डेट इज़ अ साइकोन। साइकोन को हम स्काइफा भी कहते हैं, साइकोन या फिर स्काइफा, या फिर इसका एक और नाम भी होता है, इसको अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं, इसको अर्न स्पॉन्ज भी कहते हैं, URN। इसको क्रो स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्रो स्पॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। ये साइकोन के कुछ नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो यू स्पोंजिया, ठीक है, यू स्पोंजिया। अब ये जो यू स्पोंजिया है हमारे पास, इस यू स्पोंजिया को हम क्या नाम देते हैं, इस यू स्पोंजिया को आप नाम दे देंगे कॉमन बाथ स्पॉन्ज। जो कॉमन बाथ स्पॉन्ज होगी, उस कॉमन बाथ स्पॉन्ज को आप क्या नाम देंगे, उस कॉमन बाथ स्पॉन्ज को आप नाम देंगे यू स्पोंजिया का। उसके बाद अगर हम सिंपल स्पोंजिया की बात करें, सो दीज आर तुर्किश बाथ स्पॉन्ज। तुर्किश बाथ स्पॉन्ज जो है, तुर्किश बाथ स्पॉन्ज, उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे स्पोंजिया का। सो ये आपने फ़र्क याद रखना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लायोना, क्लायोना, क्लायोना के ऊपर भी मैंने एक MCQ देखा था, क्लायोना। सो व्हाट इज़ क्लायोना? क्लायोना ये एक आल्सो एक स्पॉन्ज है, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि ये एक बोरिंग स्पॉन्ज होती है, ठीक है, बोरिंग स्पॉन्ज होती है जो कि असल में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इस स्पॉन्ज के अंदर, वो असल में जो पर्ल इंडस्ट्री होती है उस पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। सो जो पर्ल इंडस्ट्री है उस पर्ल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा ये जो है ख़तरनाक होती है, जो बोरिंग स्पॉन्ज होती है, ठीक है। उसके बाद ग्लास रोप स्पॉन्ज, हाइलोनीमा, हियालोनीमा, हियालोनीमा, HY हियालोनीमा। सो व्हाट इज हियालोनीमा? हियालोनीमा इज इसको हम नाम देंगे, दीज आर द ग्लास रोप स्पॉन्ज, ग्लास रोप स्पॉन्ज का नाम देंगे। देखें, ये जो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ, ये इनके नेम जो हैं वो डिफरेंट लिखे जा रहे हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं PPSC एग्जाम्स को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसकी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल कहानी भी सुनाता हूँ इससे मुतल्लिक आपको। डेट इज़ अ यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला। अगर हम यूप्लेक्टेला की बात करते हैं ना, तो यूप्लेक्टेला का जो कॉमन नाम होता है हम इसको कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट। डेट इज़ अ वेनस फ्लावर बास्केट। अच्छा, अगर हम इस वेनस फ्लावर बास्केट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें तो पता क्या है, इसको वेनस फ्लावर बास्केट क्यों कहते हैं? जो जापान है ना, जापान के अंदर जो बिल्कुल नए कपल होते हैं आफ्टर द वेडिंग, जो नए कपल होते हैं ना, उनको इस तरह का एक तोहफा दिया जाता है फ्लावर बास्केट की जानिब का। वो एक ऐसा तोहफा होता है जो कि अंदर की तरफ से बंद होता है। असल में क्या होता है कि जो श्रिम्प होते हैं ना, वो श्रिम्प उस गिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और वो फिर जो है वो जो श्रिम्प उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। श्रिम्प का जो कपल है वो इस वेनस फ्लावर बास्केट जो है इसके अंदर चला जाएगा, और जब वो इसके अंदर चला जाएगा वहाँ पे जाके वो अपनी जो लाइफ है वहीं पे गुजारते हैं और वो बाहर से बंद होती है। तो ये जापान में जो नया कपल होता है आफ्टर द वेडिंग इसलिए दिया जाता है ताकि वो भी उनके दरमियान भी वैसा ही प्यार है जैसे वो श्रिम्प जो हैं वो उस वेनस फ्लावर बास्केट के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। सो इसलिए ये जो तोहफा है ये जापान के अंदर दिया जाता है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा एग्जाम्पल में और, हाँ, एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। मैंने कहा ना कि ये प्राइमरली तौर पर क्या होते हैं, दीज आर द मराइन। सो यहाँ पर कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो हैं उनका जिक्र करते हैं जो कि पता होना चाहिए। उनमें से फर्स्ट वन इज़ अ स्पॉन्जिला, ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। उसके बाद यूनेपियस, यूनेपियस। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो
रेडियोस्पोन, रेडियोस्पोन, ट्रैकियोस्पोन, ट्रोकोस्पोन, रेसिकिलेटा, किलेटिया, ये सारी जो हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये सारी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज की एग्जाम्पल आ जाएगी। चलें जी, अगर हम आपसे पूछें कि जो स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जेस में कौन सा वो पार्ट है जो सबसे सेंसिटिव होता है, द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्ज का सबसे जो मोस्ट सेंसिटिव रीजन होता है वो ऑस्टिया होता है कि ऑस्किलियम होता है। दो ऑप्शन देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं बड़ा नहीं करते। तो आपने याद रखना कि यहाँ पर जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, मोस्ट सेंसिटिव जो पार्ट होता है उस मोस्ट सेंसिटिव पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑस्क्यूलम का। सो ऑस्क्यूलम जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, जो ऑस्टिया होता है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दूसरी ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर तो मसल्स होते हैं, और अगर हम बात कर लें ये ऑस्क्यूलम की, तो ऑस्क्यूलम जो है कौन सा वो पार्ट है स्पॉन्जेस के अंदर जो उन मसल्स की तरह बिहेव करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मसल्स की तरह जो बिहेव करने वाला स्पॉन्जेस के अंदर जो हिस्सा होता है वो ऑस्क्यूलम ही होता है। और ऑस्क्यूलम में एक स्पेशल किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिनको आप नाम देंगे मायोसाइट्स का। सो व्हाट इज़ द मायोसाइट्स? मायोसाइट्स के बारे में आपने ये याद रखना है, मायोसाइट्स आर द सेल्स दैट सराउंड्स द ऑस्क्यूलम, जो कि ऑस्क्यूलम को सराउंड करते हैं। और ये किस तरह से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल जो मसल्स होते हैं ना उन मसल्स की तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ तक। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट फीचर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, ये असल में खुराक कैसे हासिल करते हैं। ओके, देखिए अगर हम इनकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बेसिकली कितने साइज़ का जो है खुराक खा सकते हैं, डैट इज़ अ पिकोमीटर। अगर हम पिकोमीटर की बात करते हैं तो पिकोमीटर जो है वो होता है 10⁻⁻12। सो ये 0.1 से लेकर 50 पिकोमीटर तक, 0.1 से लेकर 50 पिकोमीटर तक की जो खुराक है उसके पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? नंबर 1, उसके अंदर बैक्टीरिया आ सकता है, उसके अंदर कोई एल्जाई आ सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया, एल्जाई आ सकती है, या फिर सम अदर ऑर्गेनिक जो मटेरियल हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ये जितने भी मटेरियल हैं ये सारे के सारे मटेरियल्स इंटर होंगे विद द हेल्प ऑफ द ऑस्टिया। इन ऑस्टिया के मदद से कहाँ पर इंटर हो जाएंगे? स्पोंजियोसील में आ जाएंगे। अब जैसे ये स्पोंजियोसील में आएंगे तो स्पोंजियोसील में ये जो क्वेनोसाइट्स है, यहाँ पर मैं एक सेल आपको क्वेनोसाइट्स का बना के दिखाता हूँ। देखिए क्वेनोसाइट्स की अगर हम बात करें ना तो क्वेनोसाइट एक ऐसा सेल होता है जिसमें ना आपको कुछ इस तरह से माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास एक क्वेनोसाइट ही है, दिस वन इज़ अ क्वेनोसाइट्स। ठीक है, और ये आ गया फ्लैजेला। ये क्या आ गया? फ्लैजेला। आपने विलाई पढ़े हुए हैं ना इस तरह से, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरह से। सो ये होते हैं विलाई। तो ये बेसिकली जो विलाई है उसी को बनाने की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है। अब पता क्या होता है, सबसे पहला काम ये होता है कि ये जो फ्लैजेला होता है, ये फ्लैजेला इस फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेगा। इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के बाद ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को भेजेगा किस तरफ? इन माइक्रोविलाई की जानिब। किसकी तरफ भेजेगा? माइक्रोविलाई की जानिब। और ये इस माइक्रोविलाई में इंटर हो जाएगा फूड पार्टिकल, और माइक्रोविलाई में इंटर होने के बाद ये कहाँ पर चला जाएगा? क्वेनोसाइट में चला जाएगा। अब जैसे ही ये सेल जो है ये क्वेनोसाइट में जाएगा तो क्वेनोसाइट में इंटर होने के बाद ये जो क्वेनोसाइट होगा ना ये अपने फ्लैजेला को लूज़ कर देगा। जैसे ही अपने फ्लैजेला को लूज़ करेगा तो ये जो सेल होगा दे विल बी चेंज इनटू एमोइबोसाइट। ये किसके अंदर चेंज हो गया? एमोइबोसाइट के अंदर चेंज हो गया। व्हाट इज एमोइबोसाइट? आपने कहना है कि दो फास्ट मूविंग सेल होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, जो फास्ट मूविंग सेल्स होते हैं उन सेल्स को आप क्या नाम देंगे? उनको आप नाम देंगे एमोइबोसाइट्स। और ये जो एमोइबोसाइट्स होंगे ये फिर यहाँ से इस साइड से मूव करेंगे और अंदर के जानिब जो मिज़ाइल है, ये बॉडी के जो दूसरे हिस्से होंगे उनको क्या प्रोवाइड कर देंगे? उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो खुराक होती है वो फ्लैजेला जो है वो कैप्चर करेगा, माइक्रोविलाई में अंदर डिसोल्व होगी, फिर उस के अंदर चली जाएगी एमोइबोसाइट्स में, और एमोइबोसाइट्स मिज़ाइल में ले जाएगा, और मिज़ाइल में फिर खुराक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। यानी कि कैसे होगी? देखें, एमोइबोसाइट जो है वो कहाँ पर लेगा? मिज़ाइल में। ओके,
अगर हम यहाँ पर मिज़ाइल की बात करें तो मिज़ाइल के अंदर यहाँ पर ये असल में ना खुराक जो है जब वो इसके अंदर आ जाएगी एमोइबोसाइट्स में, तो ये बन जाएगी फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर, ये एक वैक्यूल बन जाएगा। और वो जो वैक्यूल होगा उस वैक्यूल के साथ कौन आके मिलेगा? लाइसोसोम। तो जैसे ही लाइसोसोम आके इसके साथ फूड वैक्यूल के साथ मिलेगा तो उसके नतीजे में जो खुराक होगी डाइजेस्ट कर ली जाएगी, और जो सम टाइम जो होती है इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर कर ली जाती है, और एनर्जी स्टोर जो है वो मोस्टली इसके अंदर की जाएगी ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर या फिर फैट्स की फॉर्म के अंदर। सो ग्लाइकोजन या फिर फैट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है स्पॉन्जिस की बॉडी के अंदर। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पॉन्जिस में ये एक आ गया बेसिक न्यूट्रिशन। अब कुछ स्पॉन्जिस ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, वो ना कुछ प्लांक्टोन्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। मींस वो क्या करते हैं, वो जू प्लांक्टोन्स को भी खा लेते हैं, जू प्लांक्टोन्स को, यानी कि कुछ जो हैं कार्निवोरस होते हैं। सम स्पॉन्जिस जो होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है? उनका बिहेवियर होता है कार्निवोरस, यानी कि वो जू प्लांक्टोन्स को भी एज आ खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी होते हैं, देखें ये डायरेक्टली तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी मैकेनिज्म के ज़रिए से खुराक हासिल करते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं, कुछ डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी करते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम इन्वायरमेंट, और ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी करते हैं खुराक को। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली जब एब्जॉर्ब करेंगे या फिर कुछ आइंस वगैरह या फिर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से करेंगे। किसके ज़रिए से करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से करेंगे। अब बाहर की तरफ जो सेल्स हैं, मैंने आपको ये कहा कि खुराक को कैप्चर करने में जो मेन जिस सेल्स का रोल होता है, दीज आर द क्वेनोसाइट्स। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, जैसा कि अगर हम पिनाकोसाइट्स की बात करते हैं तो ये बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स, ये सेल्स भी समटाइम जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। और फूड पार्टिकल जब ये कैप्चर करेंगे तो ये अंदर की तरफ लेके जाएंगे फैगोसाइटोसिस की वजह से, फैगोसाइटोसिस करके। तो बेसिक मेरा बताने का मकसद आपको ये था, देखिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये याद रखनी है आपको कि फैगोसाइटोसिस किस सेल में हो रही है। फैगोसाइटोसिस जो है ये असल में हो रही है पिनाकोसाइट्स में कि क्वेनोसाइट्स में? ये पिनाकोसाइट्स में हो रही है, पिनाकोसाइट्स में हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछ लूँ कि ये जो ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया में ये जो पोरोसाइट्स हैं, जो डर्मल पोर्स हैं यहाँ पर, ये जो इनको डर्मल पोर्स भी कहते हैं, इनको डर्मल पोर्स भी कहते हैं, दीज आर द डर्मल पोर्स। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल सा है। मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो डर्मल पोर्स या जो सुराख बन चुके हैं यहाँ पर स्पॉन्जिस के अंदर, ये जो ऑस्टिया है इसको कवर कौन करता है? इसको क्या क्वेनोफ्लैजिलेट्स कवर करते हैं, क्या इसको पिनाकोसाइट्स कवर करते हैं, क्या इसको मायोसाइट्स कवर करते हैं, क्या इसको थीजोसाइट्स कवर करते हैं? तो यहाँ से मैंने लफ्ज़ तो बोल ही दिया थीजोसाइट्स, और थीजोसाइट्स से मुतालिक आपको बता भी दें व्हाट इज़ थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स कहते हैं जो खुराक स्टोरिंग सेल्स होते हैं, जो फूड स्टोरिंग सेल्स होते हैं, उन फूड स्टोरिंग सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज अ थीजोसाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये स्पॉन्जिस के स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो ओस्टिया होते हैं ना, ओस्टिया को कवर करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं पोरोसाइट्स का। क्या नाम देते हैं? पोरोसाइट्स के, जो डर्मल पोर्स को करते हैं। सो पोरोसाइट्स को जो कवर करते हैं, पोरोसाइट्स जो होते हैं, दीज आर द पिनाकोसाइट्स। सो पिनाकोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड पोरोसाइट्स दैट कवर द ओस्टिया। एंड अगर हम ऑस्किलम की बात करेंगे तो ऑस्किलम में मैंने कौन से बताए थे? मैंने मायोसाइट्स बताए थे, वहाँ पर मायोसाइट्स की बात की गई थी। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो न्यूट्रिशन होती है, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब पूरे का पूरा पार्टिकल पहले इंटर हुआ उसके कहाँ पर? स्पॉन्जियो सेल के अंदर, फिर उसको कैप्चर किया गया, सेल के अंदर लेके जाया गया, वहाँ पे जाके उसको लाइसोसोम की मदद से तोड़ा गया। इसी वजह से यहाँ पर मैंने जब न्यूट्रिशन लिखा तो मैंने कहा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, पूरा का पूरा पार्टिकल जाएगा और फिर सेल के अंदर जाके ब्रेक हो जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन की मदद से ये टूट जाएगा। तो इस तरह से ये जो न्यूट्रिशन है वो स्पॉन्जिस के अंदर कंप्लीट होगी कि स्पॉन्जिस के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से प्रोसीड की जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो खुराक है या इसकी जो लाइफ होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? वो इसकी लाइफ डिपेंड करेगी बेसिकली कैनाल्स के ऊपर, वाटर कैनाल्स के ऊपर। अगर वाटर कैनाल्स जो हैं, पानी जो है वो कंटिन्यूसली इसकी बॉडी से मूव करता रहेगा, फिर ही इसको खुराक मिल पाएगी, अदरवाइज इसको खुराक नहीं मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अगर हम लाइफ बोट की बात करें, जो इसकी जो लाइफ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो आपने कहना है कि एक्वीफेरस कैनाल सिस्टम पे। एक्वीफेरस कैनाल सिस्टम से मुझे याद आ गया, हॉलीवुड की एक फिल्म भी तो है ना, एक्वामैन, वो भी वाटर से मुताल्लिक है। सो एक्वीफेरस कैनाल सिस्टम आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, या फिर सिंपल कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कि वो किस तरह से वाटर कैनाल सिस्टम और उसकी एग्जाम्पल्स हमने कवर करनी है। सो क्लियर हो गया। सो फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इसका फीचर की बात करते हैं, दैट इज अ स्केलेटन।
अब अगर हम इसका स्केलेटन की बात करें, देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो हर ऑर्गेनिज्म को स्केलेटन की ज़रूरत होती है। अब स्केलेटन की ज़रूरत ही काहे होती है, क्यों ज़रूरत होती है? स्केलेटन की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए स्केलेटन चाहिए। अब ये सब बताएंगे कि सपोर्ट के लिए स्केलेटन चाहिए, लेकिन सपोर्ट किस चीज़ के खिलाफ चाहिए? अगर तो आप ज़मीन के ऊपर हैं तो आपको ग्रेविटी के खिलाफ सपोर्ट चाहिए। अगर आप टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो आपको जो एयर है, जो मूविंग एयर है जिसको विंड कहते हैं, उसके खिलाफ क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। पानी के अंदर है तो फिर वहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस, जो वाटर के रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ भी सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट के लिए बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्केलेटन की। इसी तरह से क्योंकि ये पानी के अंदर मौजूद हैं ये वाले ऑर्गेनिजम्स, तो इनको भी क्या ज़रूरत होगी? सपोर्ट चाहिए होगी। अब सपोर्ट वो किसने देनी है? वो स्केलेटन ने देनी है। अब हम देखते हैं कि जो स्केलेटन है वो किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर जो स्केलेटन है वो कौन से स्केलेटन्स होते हैं और कौन से सेल्स जो हैं वो इसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए अगर हम इसके स्केलेटन की बात करते हैं ना, तो इसका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मोस्टली बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का, और या फिर आप ये भी कहें सिलिका का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सिलिका का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चंद एक सेल लिखता हूँ, डेट इज़ अ कैलकेरियोब्लास्ट, यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। कैलकेरियोब्लास्ट, फिर हम लिखते हैं उसके बाद स्पोंजियोब्लास्ट, सिलिशियस ब्लास्ट। अब ये जो सेल्स होते हैं ना, दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन। कैलकेरियोब्लास्ट जो कि क्या बनाएंगे? स्पिक्यूल्स, यानी कि इनका जो स्केलेटन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो असल में कैल्शियम कार्बोनेट के चीज़ के मिलकर बने होते हैं? स्पिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। स्पिक्यूल्स, ठीक है। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अब स्पिक्यूल्स की अगर हम बात कर लें, देखें अगर मैं इसका स्केलेटन थोड़ा आपको इधर थोड़ा बना के दिखाता हूँ ताकि आपके माइंड में ना थोड़ा सा स्केच बन जाए। तो सबसे पहले तो ये सपोज डैट ये इसका आ गया एक लार्वा, ठीक है। लार्वा कौन सा आ गया? पैरेन्काइम्यूलर लार्वा। पैरेन्काइम्यूलर लार्वा का फीचर भी देख लो, अभी याद कर लो। देखें पैरेन्काइम्यूलर लार्वा की अगर हम बात करते हैं ना, तो पैरेन्काइम्यूलर लार्वा ये वो लार्वा होता है जिसमें बाहर की तरफ पाए जाते हैं सबसे पहले क्वेनोसाइट सेल्स। ये एक ऐसा लार्वा होता है जिसमें लार्वल स्टेज, इसका साइज़ कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर इसका साइज़ होता है। 0.2 मिलीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं, 0.2 mm इसका साइज़ होता है। और इसमें बाहर की तरफ आपको कॉलर सेल्स, आपको फ्लैजेलरी सेल्स, सारे क्वेनोसाइट्स बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे। और जैसे ही ये जो लार्वा है ये डेवलप करता है तो ये जो कैनोसाइट्स होते हैं ये अपने फ्लैजेला का लूज़ करते हैं। लूज़ करने के बाद ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये एमोइबोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। जब ये एमोइबोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे तो ये अंदर की जानिब आ जाएंगे, और अंदर से जो सेल्स होंगे वो मूव करेंगे, और वो मूव करके कहाँ पे चले जाएंगे? बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। सही होगी बात। अब इसके अंदर ये जो एमोइबोसाइट्स होते हैं, ये वाला जो एमोइबोसाइट्स है, ये पता क्या करता है? ये इस तरह से बड़ा होता है और ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बना देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम नाम देते हैं स्पेक्यूल्स का। क्या नाम देते हैं? ये होती है बेटा स्पेक्यूल्स, जो इसकी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होती है। अब ये जो स्पेक्यूल्स होती हैं, हेक्सेंटिलिडा में आपको एक क्लास पढ़ाऊंगा जिसके अंदर 6 स्पेक्यूल्स जो हैं वो बाहर की जानिब होती हैं, सेल से बाहर की। अब ये जो स्पेक्यूल्स होती हैं ये कहाँ से बनी है? दीज आर मेड अप फ्रॉम द कैलकेरियोब्लास्ट। और इन स्पेक्यूल्स में कौन सी चीज़ होती है? आपने कहना है इन स्पेक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज़ मौजूद होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इसका जो स्केलेटन होता है वो स्पेक्यूल से मिलकर बना होता है। स्पेक्यूल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये है स्पेक्यूल, ठीक है, ये स्पेक्यूल है। और ये किससे मिलकर बने? कैल्शियम कार्बोनेट को। और ये जो स्पेक्यूल्स हैं, ये मैंने बताया कि ये जो एमोइबोसाइट्स हैं ये वहाँ से डेवलप होता है। और एमोइबोसाइट्स कहाँ पर मैंने बताया? मैंने कि जो लार्वल स्टेज है वहाँ पर मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दी कि बेसिक से बताएं आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि जो लार्वल स्टेज है ये वहाँ से डेवलप करते होते हैं। अब ये तो स्केलेटन एक चीज़ समझ आ गई। देखो कैलकेरियोब्लास्ट जो कि स्पिक्यूल्स बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलिशियस ब्लास्ट, ये किसका बना देंगे? सिलिया का। लेकिन बीच में यहाँ पर एक और मौजूद है, डैट इज़ अ स्पोंजियोब्लास्ट। अगर हम स्पोंजियोब्लास्ट की बात करते हैं तो ये स्केलेटन जो होता है वो स्पोंजिन फाइबर से भी मिलकर बना होता है। स्पोंजिन फाइबर। अब ये जो स्पोंजिन फाइबर होता है ना, ये असल में एक किस्म की क्या होती है? दिस वन इज अ प्रोटीन। ये असल में क्या होती है? ये एक फाइब्रस प्रोटीन होती है जो कि कहाँ से बनेगी? जो स्पोंजियोब्लास्ट से बनती है। और ये भी आपने कहना है कि इसका स्केलेटन को बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज द होल डिस्कशन अबाउट द स्केलेटन ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। अब हम उसके नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अगर हम इससे नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करें, सो नेक्स्ट फीचर हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ें? हाँ, न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब न्यूट्रिशन के बाद हम इसका एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं क्योंकि वो करीब करीब है।
ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, ईजी सा है। चलें जी, अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि जो एक्सक्रीशन है इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन सा होता है? एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है इनके अंदर अमोनिया। कौन सा होगा? अमोनिया। अमोनियोटैलिक होते हैं क्योंकि इनको पानी की कमी नहीं होती, इसी वजह से ये सबसे डेंजरस टाइप जो है वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करेंगे, उसको क्या नाम देंगे? अमोनिया का नाम देंगे। और ये जो अमोनिया होता है ये रिलीज़ होता है डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के ज़रिए से। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अमोनिया जो है वो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के ज़रिए से बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ होगा। और बॉडी से बाहर रिलीज़ करने के लिए कोई ख़ास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। ये ना समझिएगा कि इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या कोई भी चीज़ होती है या एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं या रेनेट सेल्स, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होता है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सेल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं? एब्सेंट्स होते हैं। ये सिर्फ क्या करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे और वाटर जो होगा वो इनको बाहर की तरफ ले जाएगा इन वेस्ट मटेरियल्स को और इनका काम हो जाएगा अपना। क्लियर होगी बात? इस तरह से इनके अंदर क्या होगी? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन तो इनको चाहिए। इनको क्लूनियल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज अ स्पॉन्जेस आर नोन एज अ इनको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक क्लूनियल ऑर्गेनाइजेशन। यूकैरियोटिक क्लूनियल ऑर्गेनाइजेशन और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर बेटा होगा। डिवीजन ऑफ लेबर इनमें देखा गया है। ये क्लूनियल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी चीज़ याद रखनी है कि ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल वाटर में। ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल वाटर के अंदर पाए जाएंगे। ट्रॉपिकल शैलो वाटर में पाए जाएंगे। और बेसिकली ये आपको देखने को मिलेंगे मेडिटेरेनियन सी या फिर रेड सी। मेडिटेरेनियन सी जो है ये आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, या फिर ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये आपको जो रेड सी है, रेड सी में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो स्पॉन्जेस हैं वो किस वाटर में पाए जाते हैं। और स्पॉन्जेस जो होते हैं वो कभी भी हार्श इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। और अगर हम बात करें ठंडे पानी की तो ठंडे पानी के अंदर भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक होगी बात? चलें जी, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा था। देखिए रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है, जो गैसेस का एक्सचेंज होना है वो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म, यानी कि आप कहेंगे कि डिफ्यूजन के ज़रिए से जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म्स के ज़रिए से। क्लियर होगी बात? सो यही चीज़ आपने याद रखनी है इसके बारे में। देखें यहाँ से एक और एमसीक्यूज़ बन सकता है लेकिन वो ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो एमसीक्यूज़ ये है कि अगर हमारे पास एक स्पॉन्ज है जिसका जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर, जिसका जो डायमीटर है, एक स्पॉन्ज है जिसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर के लगभग है। और उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो उसके बारे में ये चीज़ आपने फेमसली तौर पे याद रखनी है कि वो क्या कर सकते हैं, वो असल में वाटर को फिल्टर करते हैं। वो असल में क्या करते हैं, वो एक दिन में 20 लीटर वाटर, एक दिन में जो 20 लीटर वाटर है वो फिल्टर कर सकते हैं। 20 लीटर वाटर जो है वो फिल्टर करते हैं। ये जो स्पॉन्जेस हैं, इतनी छोटी सी स्पॉन्ज है ये, और इतना पानी जो है वो एक दिन में फिल्टर करते हैं, 1 डे। तो टर्बिडिटी जो है पानी के अंदर, अब आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, बेसिकली आपको वेस्ट इंडीज़ का जो कोस्टल एरिया है, वेस्ट इंडियन पैसिफिक ओशन, ठीक है, वेस्ट इंडियन पैसिफिक ओशन जो है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं, उनके अंदर कोई भी पानी गंदला नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के अंदर ये स्पॉन्ज मौजूद हैं, और ये जो स्पॉन्ज होते हैं ना ये असल में उस पानी को गंदा होने नहीं देते, पानी में टर्बिडिटी को कम कर देते हैं और पानी को फिल्टर भी करते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आपको ये बताते हैं कि ये ज़रूरी बहुत होते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। जैसा कि अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा होता है तो उसके दौरान जो ब्लड है जो रिलीज़ हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, या फिर आप कह लें कि जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं, फ्लैट्स में हम नहीं चाहते कि एक फ्लैट की जो आवाज़ है वो दूसरे के घर में या रूम में जाए, तो वहाँ पर रूम्स में भी क्या होते हैं, ये जो स्पॉन्ज वगैरह होते हैं ये डाल दिए जाते हैं ताकि ये साउंड प्रूफ मटेरियल भी काम करते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब ये इसका कौन सा सिस्टम हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन इसका, और इसका स्केलेटन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखें इसकी लाइफ, मैंने पहले भी बताया कि लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करेगी। देखें आप सोच रहे होंगे कि सर जो हैं वो छोटा छोटा लिख के मैनेज किए जा रहे हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको यहीं पे मैनेज करवाऊँ, रिमूव ना करूँ, ताकि ये एक आप एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। मैं देखता हूँ कि क्या आपको फोकस यहाँ पे हो रहा है, नहीं, जस्ट 1 मिनट।
हाँ फोकस तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, फोकस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इसको साथ के साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनते जाएं और लिखते जाएं। इंशाल्लाह आप जिस भी मकसद के लिए लेक्चर देख रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं आपको वो मकसद लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो उस डिवाइन पावर के ऊपर हमेशा बिलीव रखिए, मेहनत करते रहिए। आप जिस चीज़ के काबिल हैं, जिस चीज़ के लिए बने हैं वो आपको लाजमी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इस चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको लाइफ में, ठीक है। चलें नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, चलें जी अजान सुन लें फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके गाइस कंटिन्यू करते हैं टॉपिक जहाँ से हम कर रहे थे। हाँ ओके, बेसिकली हम वाटर कैनाल सिस्टम की बात कर रहे थे। तो अगर हम वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो 3 बेसिक टाइप्स जो हैं वाटर कैनाल सिस्टम जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला है एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम एंड द ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। सो ये 3 बेसिक कैनाल सिस्टम्स हैं, एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन। आपको 2 से 3 लफ्ज़ आने चाहिए, ये सारे ही क्लेरिफाई करवा दूंगा मैं आपको। 2 से 3 लफ्ज़ आपको याद करने हैं और समझने हैं, वो आपको सारे आ जाएंगे। थीजोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, डेस्मोसाइट्स। ट्रोफोसाइट्स ये एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ,
ट्रोफोसाइट्स, फिर उसके बाद डेस्मोसाइट्स। देखिए फूड को स्टोर करने वाले जो सेल्स थे वो थीजोसाइट्स थे। फूड को डाइजेस्ट करने वाले जो सेल्स होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ ट्रोफोसाइट्स। और डेस्मोसाइट्स जो होंगे प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल टाइप जो है कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं, उसको हम नाम देंगे एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो ये जो कैनाल सिस्टम होता है, यहाँ पर सिंपली वाटर जो है, ये बहुत ही सिंपल सी बॉडी होती है इन इसकी, और इसकी अगर हम एग्जांपल पढ़ें तो इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे ल्यूकोसिलीनिया। ल्यूकोसिलीनिया जो है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। इसमें पता क्या होता है, इसमें ये सुराख पाए जाएंगे, इन सुराखों को हम क्या नाम देंगे, इन सुराखों को हम नाम देंगे ऑस्टिया का। तो जो वाटर होगा वो इंटर होगा, और वाटर इंटर किसकी मदद से होगा, इन सुराखों की मदद से होगा, और इन सुराखों को हम क्या नाम देंगे, उन सुराखों को हम नाम देंगे ऑस्टिया का। ऑस्टिया के ज़रिए से इंटर होगा, इंटर होने के बाद वाटर कहाँ पर आ जाएगा, वाटर कम्स इनटू द स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील में आ जाएगा, और स्पॉन्जियोसील में आने के बाद ये बाहर की जानिब निकल जाएगा ऑस्क्यूलम की मदद से। तो बहुत ही सिंपल टाइप का या सबसे बेसिक टाइप का या सबसे पहला जो कैनाल सिस्टम देखा गया था इन स्पॉन्जेस के अंदर, वो यही है जिसको हम क्या नाम देंगे, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। दैट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जिसमें आपको स्पॉन्जियोसील देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे जो कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम होता है उसको हम नाम देंगे ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। और यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर जो स्पॉन्जियोसील होती है वो एब्सेंट होती है, स्पॉन्जियोसील जो होती है वो एब्सेंट होती है। हम इसके फ़ायदे भी आपको बताएंगे कि इनमें से ये जो ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम है वो कैसे बना और एवोल्यूशन कैसे हुई और वो इम्पोर्टेंट किस लिए होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो साइकोनॉइड स्पॉन्ज होते हैं, साइकोनॉइड स्पॉन्ज जो हैं, उन साइकोनॉइड स्पॉन्ज के अंदर क्या हुई, एवोल्यूशन हुई। जब साइकोनॉइड स्पॉन्ज के अंदर एवोल्यूशन हुई तो उनके अंदर जो आप कह लें कि बना जो सिस्टम बना, दैट्स नेम इज़ अ कैनाल सिस्टम बना या एक्वीफेरस सिस्टम बना, तो उसका नाम क्या है, साइकोन कैनाल सिस्टम। तो साइकोन कैनाल सिस्टम जो है ये जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है उसको हम नाम देते हैं स्काइफा का भी नाम देते हैं। उसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसको हम अर्न्स स्पॉन्ज भी कहते हैं, क्रॉन स्पॉन्ज भी कहते हैं, स्काइफा भी कहते हैं, साइकोन भी कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा ग्रांटिया एंड यूप्लेक्टेला, ग्रांटिया एंड यूप्लेक्टेला जो है, इनके अंदर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, इन तीनों के अंदर जो है वो आपको साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। अब साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम में आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि ये जो सुराख हैं इन सुराखों को ऑस्टिया भी कहते हैं, लेकिन इन सुराखों को हम एक स्पेशल नाम देते थे। उन सुराखों का नाम मैंने क्या आपको बताया था, मैंने आपको नाम बताया था उसका डर्मल पोर्स का। क्या नाम बताया था, डर्मल पोर्स का। तो आपने कहना है एस्कॉन टाइप में डर्मल पोर्स के ज़रिए से पानी ऑस्टिया इंटर हुआ, इंटर होने के बाद स्पॉन्जियोसील में आया, स्पॉन्जियोसील के बाद ऑस्क्यूलम के ज़रिए से जान छुड़ा के निकल गया, काम ख़त्म। साइकोन में थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब वो क्या चीज़ें ऐड करेंगे, साइकोन में ना इस तरह से जो लेयरिंग है वो अंदर की जानिब बेटा बन चुकी हैं, इस तरह से लेयरिंग्स बन चुकी हैं इसकी बॉडी के अंदर। अब ये जो लेयरिंग है, इस लेयरिंग के नतीजे में यहाँ पर कुछ कैनाल्स बन चुकी हैं जिनको हम नाम देंगे इनकरेंट कैनाल्स का एंड एक्सकरेंट कैनाल का। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, बिल्कुल समझाने के गर्ज से सिंपल कर रहा हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो ये जो सुराख है, वाटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बना के भी लिख देता हूँ आपके लिए। वाटर सबसे पहले आएगा डर्मल पोर्स में, ठीक है, डर्मल पोर्स में। डर्मल पोर्स में आने के बाद पानी, ये जो अंदर के जानिब कैनाल्स हैं, इन कैनाल्स को हम नाम देंगे इनकरेंट कैनाल्स, यानी कि वो कैनाल जिनकी वजह से पानी अंदर के जानिब, यानी कि इनकरेंट का मतलब पानी की जो लहरें हैं, करंट, इनकरेंट लहरों के अंदर लेके जाने वाले कैनाल कहते हैं रास्ते को, सुराख को। तो ये वो सुराख है जो पानी को अंदर लेके जाता है। उसके बाद यहाँ पर मौजूद है आगे की तरफ पोर्स, क्या मौजूद है, पोर्स। तो पानी जो है वो इनकरेंट कैनाल्स की मदद से आगे जाएगा सिंपल कैनाल्स में, या फिर आप कह लें पोर्स में से गुजरेगा। और पोर्स में से गुजरने के बाद आगे की जानिब जो रेडिएट हो रही हैं, आगे की जानिब ये देखें, वाटर इधर से आया, इधर आ गया, और आगे की तरफ जो कैनाल्स होंगी उनको हम नाम देंगे रेडियल कैनाल्स का। क्या नाम देंगे, रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स के बाद वाटर जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, दे कम्स इनटू द स्पॉन्जियोसील।
और स्पोंजियोसील में आने के बाद वाटर जो होगा वो आउट ऑफ दी मूव कर जाएगा ऑस्क्यूलम की मदद से। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा आप कह लें कि ये 4-5 पॉइंट याद करें और आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया आप सारे का बना दें, आपका ये भी क्लियर। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया, साइकोन, स्काइफा, आर्न स्पॉन्ज, उसके बाद क्रोन स्पॉन्ज, उसके बाद ग्रंटी या ग्रंट के बाद यूप्लेक्टुला या फिर वेनस फ्लाई ब्लास्केट। क्लियर है? ओके जी। अब नेक्स्ट जो है डेट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम नाम क्या देंगे, जिसको हम नाम देंगे ल्यूकोन टाइप। क्या नाम देंगे? ल्यूकोन टाइप। और कहा जाता है कि जो ल्यूकोन टाइप है ये बेसिकली डेवलप हुआ है साइकोनॉइड टाइप से ही डेवलप हुआ था। ठीक है, ये इसके अंदर एवोल्यूशन हुई है जिसके नतीजे में सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो ये बन चुका है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो इसके अंदर ना बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम है। पहली बात मैंने कहा कि इसके अंदर स्पोंजियोसील क्या है? एब्सेंट है। सेकंड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो डर्मल पोर है, पानी सबसे पहले कहाँ पर आएगा? डर्मल पोर्स में। डर्मल पोर्स में आने के बाद पानी कहाँ पर जाएगा? आपने कहना है कि डर्मल पोर में पानी आने के बाद चला जाएगा ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल नहीं, ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल। ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल में आ जाएगा। ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल के बाद क्वेनोसाइट लाइनिंग सेल्स, क्वेनोसाइट्स लाइनिंग सेल्स में आ जाएगा। क्वेनोसाइट्स लाइनिंग सेल्स में आ जाएगा। और जब ये क्वेनोसाइट्स लाइनिंग सेल में आ जाएगा फिर उसके बाद ये जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल में। और उसके बाद ऑस्क्यूलम के जरिए से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर एक और एमसीक्यू, कौन सा वो आपसे पूछ लिया जाएगा, कौन सा वो कैनाल सिस्टम है जिसमें ऑस्क्यूलम जो है वो नंबर में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो आपने कहना है डेट इज़ अ ल्यूकोन टाइप। कौन सा होगा? ल्यूकोन टाइप। इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आप क्या कहेंगे? एग्जाम्पल में आप कहेंगे हाइलोनीमा। ठीक है, हियालोनीमा। क्या नाम देंगे? हियालोनीमा, हियालोनीमा। यानी कि इसका सेकंड नेम मैंने यहाँ पे लिखा था डेट इज़ अ ग्लास रोप स्पॉन्ज। ग्लास रोप स्पॉन्ज जो है ये उसके अंदर पाया जाएगा। और साथ में अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का सबसे बेसिक मेंबर मैंने आपको कहा था कि ये याद रखना है हमेशा, डेट इज़ अ स्पॉन्जिला। क्या नेम था? स्पॉन्जिला। सो ये जो स्पॉन्जिला है उस स्पॉन्जिला के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ज़रा मैं इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी बना के दिखाता हूँ। स्पॉन्जियोसील कर देते हैं गायब। अब यहाँ पर हम देखिएगा किस तरह से ये बनेगा ये सिस्टम। देखें, या इस साइड से थोड़ा सा बना के दिखाते हैं आपको। देखें, सबसे पहले तो मैंने कहा कि डर्मल पोर्स हैं। अब ये जो डर्मल पोर्स हैं ये इस तरह से ना आपस में कनेक्टेड हैं। आगे की जानिब ये इस तरह से बने हुए होंगे चैम्बर्स, ये पूरे के अंदर इस तरह से। फिर उसके बाद ये एक बड़ा सा सुराख आ गया। इस बड़े से सुराख को हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज अ, ये हमारे पास आ गया ऑस्क्यूलम। ये एक ऑस्क्यूलम आ गया। इस तरह से ये देखें, डेट इज़ अ ऑस्क्यूलम। जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम दें मुझे, बन गया। बस ज़्यादा नहीं कर रहे, समझाने के लिए सिर्फ। देखें, सबसे पहले ये जो सुराख है, ये जो सुराख है ये वाला, इस सुराख को क्या नाम देंगे? दिस सुराख इज़ नोन एज अ, दिस पोर इज़ नोन एज अ डर्मल पोर। क्या नाम देंगे? डर्मल पोर का नाम देंगे। डर्मल पोर के बाद पानी कहाँ पर आना है? ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल्स में। ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल यानी कि अगर ये एक इनकरेंट कैनाल है उसके साथ यहाँ पर ये और भी इनकरेंट कैनाल्स हैं। ये अब देखें यहाँ पर इनकरेंट कैनाल, यहाँ पर देखें एक ही थी और नहीं बन रही थी। यहाँ पर देखें इनकरेंट कैनाल जो हैं वो एक दूसरे के साथ हैं और ये इस तरह से अटैच भी हैं दरमियान से। इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया? ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल का नाम दे दिया गया। तो ब्रांच्ड इनकरेंट कैनाल में आ गया। उसके बाद जो वाटर है वो यहाँ से मूव करेगा और मूव करने के बाद ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम नाम क्या देंगे? दीज आर नोन एज अ क्वेनोसाइट्स लाइनिंग सेल्स। तो ये जो क्वेनोसाइट्स लाइनिंग सेल्स हैं यहाँ पर आ गया। अब कहीं पर भी मुझे बताएं, ये जो मैंने इतना सा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है, इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको क्या उसकी बॉडी के अंदर खाली जगह स्पोंजियोसील देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इट्स मींस दैट स्पोंजियोसील एब्सेंट है। इसी तरह से ये देखें, वाटर इधर से बाहर निकल रहा है, ये एक ऑस्क्यूलम आ गया। इधर से बाहर निकलेगा एक दूसरा ऑस्क्यूलम, इधर से निकल रहा है तीसरा ऑस्क्यूलम। तो इसमें ऑस्क्यूलम जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखें, वाटर डर्मल पोर के जरिए से आया, अंदर की जानिब कैनाल, इनकरेंट कैनाल और ब्रांच होंगी। उनकर इनकरेंट कैनाल के बाद वो वाटर जो होगा वो आगे की जानिब ये जो सेल्स हैं इन सेल्स में जाएगा। इन सेल्स के बाद ये जो सुराख आ गया ऑस्क्यूलम,
इस सुराख से पहले ये वाला जो रीजन है जहाँ से पानी ने ओस्क्यूलम की तरफ जाना है, इस रीजन को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज़ नोन एज अ एक्स करंट कैनाल। इसको क्या नाम देंगे, एक्स करंट कैनाल का नाम दे देंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्स करंट कैनाल में आ जाएगा इस तरह से। क्लियर होगी बात। सो ये एक बहुत ही मुश्किल सा टॉपिक स्टूडेंट समझते हैं, पता नहीं क्यों समझते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। जैसे मैंने बताई हैं चीज़ें, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद करें, याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखें, अगर हम इसके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें ना, तो भाई नर्वस सिस्टम तो लाजमी आपको देखने को मिलेगा स्पॉन्जेस के अंदर, ऑब्वियसली बात है, 100% मिलेगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो आपने कहना है कि नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, नर्वस सिस्टम कभी नहीं देखने को मिलेगा। और इनके अंदर नर्व सेल भी नहीं होते, ये भी याद रखना है। इनके अंदर नर्व सेल भी एब्सेंट्स होते हैं, नर्व सेल भी मौजूद नहीं होते ना। नर्वस सिस्टम तो बहुत दूर की बात है ना, इनके अंदर तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हो भाई नर्वस सिस्टम है ना। तो देखें, नर्व सेल भी इनके अंदर नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि रिस्पॉन्स लाजमी शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स लाजमी शो करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, सो हाउ दे शो द रिस्पॉन्स टू द डिफरेंट स्टिमुलाई, है ना। तो इसकी चंद एक रीजंस आपको बता देते हैं कि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं है, बट इनके अंदर कोऑर्डिनेशन ज़रूर होती है, सेल्स में कोऑर्डिनेशन ज़रूर है, और ये कोऑर्डिनेशन की वजह से ही क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स भी शो करते हैं। सपोज डाटा एक आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एक रिस्पॉन्स शो कर देते हैं, बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से एमसीक्यू फ्रेम किया जा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करें ना, तो जो स्पॉन्जेस होते हैं वो सबसे कम मिनिमम वाटर किस वक्त फिल्टर करते हैं, स्पॉन्जेस मिनिमम वाटर किस वक्त फिल्टर करते हैं, तो आपने कहना है कि जब सनराइज हो रहा होता है, सनराइजिंग टाइम जो होता है, वो स्पॉन्जेस क्या करते हैं, मिनिमम वाटर जो है वो फिल्टर कर रहे होते हैं। मिनिमम वाटर इज फिल्टरिंग ड्यूरिंग द सनराइजिंग टाइम, और सनराइज के फ़ौरन बाद, जब सूरज निकल आता है उसके फ़ौरन बाद जो होता है वो मैक्सिमम वाटर जो है वो फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इनके अंदर ये चीज़ तो नहीं है भाई, इनके अंदर हमने कहा कि कोई नर्व सेल नहीं है, लेकिन इनके अंदर कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो कि सनलाइट है उसको रिस्पॉन्स किया, इन्होंने उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर दिया, फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर को मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनके जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो मैंने पोरोसाइट्स कहे थे, मैंने कहा ये जो ओस्टिया है, ओस्टिया जिसको कवर कौन कर रहा है, पोरोसाइट्स। तो ये जो पोरोसाइट्स ओस्टिया को कवर कर रहे हैं, ये जो होते हैं ये अपनी जगह से मूव नहीं करते, ओस्टिया का सुराख उतना ही रहता है, लेकिन जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो एमोइबोसाइट सेल्स हैं, जो कि फास्ट मूविंग सेल्स होते हैं, वो ओस्टिया के करीब आके ना वो जो सुराख है उसको छोटा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है। सो इस तरह से ये एक एक्सटर्नल जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि इनके अंदर कोऑर्डिनेशन तो बेसिकली पाई जाती है, लेकिन नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर आप टेक्निकली तौर पर सोचें तो जो कोऑर्डिनेशन होती है वो तो एक यूनिसेलुलर सेल जो है वहाँ पर भी देखी जाती है। जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर सेल्स है, वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन देखी गई है। ये तो फिर मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं, तो बैक्टीरिया और मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल सेल्स होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया में कोऑर्डिनेशन के लिए सिंपल सी मैं बात समझा देता हूँ, आई मीन जनरल इन्फॉर्मेशन, कि हाउ द बैक्टीरिया टॉक टू ईच अदर। बैक्टीरिया एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं, बैक्टीरिया एक दूसरे से बातचीत करते हैं कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करके, और वो जो स्पेसिफिक केमिकल रिलीजिंग मेथड होता है उसको हम नाम देते हैं कोरम सेंसिंग का। तो कोरम सेंसिंग के जरिए जो है वो बैक्टीरिया एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो होप सो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो आपको क्लैरिफाई हो गया कि किस तरह से होती है। अब हम ज़रा मज़ीद प्रोसीड करते हैं। देखें कौन कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं, इसके न्यूट्रिशन हमने देखनी थी, हो गई, एक्सक्रीशन हो गई, उसके बाद इसका जो कैनाल सिस्टम है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं वो भी हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्शन रह गई है, वो रिप्रोडक्शन हमने करनी है, और इसके अलावा हमारी और कौन सी चीज़ रह गई है, रिप्रोडक्शन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें हैं लार्वल स्टेजेस भी बताई हैं मैंने आपको, और थोड़े से मज़ीद हमें उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत भी है। देखें हाँ, क्लासिफिकेशन इसकी ज़रूर करनी है हमने। चलें क्या करें, क्लासिफिकेशन का रिप्रोडक्शन, चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस रहने वाली है। वैसे अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो इसकी क्लासेस जो होती हैं वो 3 होती हैं। सो क्या कहते हो, क्लासिफिकेशन का रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन का रिप्रोडक्शन। सो क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। चलें जी, रिप्रोडक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुम्हें उलझा सा लगता हूँ, चलें आपके लिए एक शेर भी, कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं तुम्हें उलझा सा लगता हूँ, मैं पहली बार मिलने पे सबको ऐसा लगता हूँ। ठीक है, चलें जी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। देखें
अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम जो है वो आ गया हमारे पास पोरीफेरा, किंगडम कौन सा है एनिमेलिया, सब किंगडम कौन सा है पैराजोआ, फाइलम कौन सा है पोरीफेरा। अब फाइलम के अंदर बात क्या आती है क्लासेस। देखें जब भी हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे होंगे या किंगडम एनिमेलिया को स्टडी कर रहे हैं उस वक्त सबसे बड़ा जो चीज़ है वो डोमेन होती है। डोमेन 3 डोमेन्स होती हैं बेसिकली। तो ये जो डोमेन है हम बेसिकली जो डोमेन है वो यूकैरिया पढ़ रहे हैं, यूकैरिया डोमेन किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम पैराजोआ, और उसके बाद किंगडम के बाद लफ्ज़ फाइलम आएगा, डिवीजन कभी ना लगाएगा। डिवीजन जो होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली फंजाई और प्लांट के जब क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो वहाँ पर आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डिवीजन। लेकिन जब हम एनिमल्स की करेंगे तो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, फाइलम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिवीजन और फाइलम का जो रैंक होता है वो बराबर होता है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं। आप समझ सकते हैं कि फाइलम हाई लेवल पे, डिवीजन दोनों का सेम लेवल है। बट जब हम एनिमल स्टडी करेंगे किंगडम एनिमेलिया सो देन वी आर गोइंग टू द वर्ड यूज फाइलम। सो फाइलम के अब हम क्लासेस स्टडी करें तो इसकी जो है वो मेन 3 क्लासेस होती हैं। पहली जो क्लास है उस क्लास को हम नाम देंगे क्लास कल्केरिया। उसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगी हेक्सेंटिलिडा एंड डेस्मोस्पोंजिया। हेक्सेंटिलिडा और तीसरी आ जाएगी डेस्मोस्पोंजिया। तो कल्केरिया क्लास को कल्केरिया इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका जो आप कह लें वो बना होता है, जो स्केलेटन है दैट इज़ मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इसका स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसी वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं क्लास कल्केरिया। सो क्लास कल्केरिया का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद ये मौजूद होते हैं शैलो वाटर के अंदर और उस पानी में मौजूद होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडे पानी में मौजूद नहीं होते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान कौन सा वो चीज़ है जो अनफेवरेबल कंडीशन गुजारने में हेल्प करता है, दैट इज़ अ गैम्यूल्स। क्या होती हैं गैम्यूल्स। व्हाट इज़ गैम्यूल्स, गैम्यूल्स आर द इंटरनल बड। तो जब मैं आपको एसेक्सुअल पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्शन तो मैं वहाँ पर बताऊंगा गैम्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइड्स, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने इसके एग्जांपल में आपको बताया था मेडिटेरेनियन सी, मैंने रेड सी बताया, गल्फ ऑफ मैक्सिको बताया, ये वहीं पे भाई साहब आपको देखने को मिलेंगे। हेक्सेंटिलिडा में से एक बड़ी ज़बरदस्त सी एग्जाम्पल हमेशा पूछी जाती है, वो ये होता है कि ग्लास स्पॉन्ज। अगर हम ग्लास स्पॉन्ज की बात करें तो आपने ये चीज़ याद रखना कि ग्लास स्पॉन्ज इज़ ऑलवेज बिलोंग, ग्लास स्पॉन्ज कहाँ से बिलोंग करती है, ग्लास स्पॉन्ज आपने हमेशा कहना है कि दे बिलोंग फ्रॉम द हेक्सेंटिलिडा। अच्छा कल्केरिया से याद रखेगा स्काइफा ग्रंटिया जो है, स्काइफा एंड ग्रंटिया जो है दे बिलोंग्स फ्रॉम द, आपने ये चीज़ याद रखनी है, बिलोंग्स फ्रॉम द कल्केरिया, ये कल्केरिया से बिलोंग करते हैं। और अगर हेक्सेंटिलिडा की बात करें तो हेक्सेंटिलिडा में आपने कहना है कि जो ग्लास रोप होता है। अच्छा इसको हेक्सेंटिलिडा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना, हेक्सा का मतलब होता है 6, इनके जो स्पिक्यूल्स होते हैं ना वो 6 स्पिक्यूल्स होते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पर 6 स्पिक्यूल्स देखे जाते हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, हेक्सेंटिलिडा का नाम देते हैं। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे जो वेस्ट इंडीज़ का वेस्ट पैसिफिक ओशन है, वेस्ट इंडीज़ वाला जो रीजन है ना, तो वहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, पैसिफिक ओशन बता दूँ आपको, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, शायद आई डोंट थिंक सो आपको आइडिया है कि नहीं। देखें इधर, देखें ये है हमारे पास अमेरिका वाला रीजन, ये कुछ नॉर्थ अमेरिका, फिर इस्थमस ऑफ अमेरिका, और उसके बाद ये नीचे वाली साइड पर आ गया साउथ अमेरिका। 51 टोटल स्टेट्स हैं पूरे अमेरिका के अंदर, और यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर एक कंट्री का नेम है। उसके बाद यहाँ पर इस साइड पर आ जाएगा आपके पास ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इधर वाली साइड पर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, रशिया। इधर वाली साइड पर हम कर लेते हैं दैट इज़ अ यूरोपियन कंट्रीज़। सो ये यूरोपियन कंट्रीज़, ये आ गया रशिया, फिर आ गया ये नीचे वाली साइड पर मंगोलिया, ठीक है, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टा, आर्कटिक रीजन। फिर इधर वाली साइड पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एंड हेयर इज़ द ब्यूटीफुल वेयर वी लिव, इट इज़ द एशिया। एंड इधर वाली साइड पर आ गया जापान। अब यहाँ पर सी देख लें साथ के साथ, देखें ओशंस। तो सबसे पहले ये वाला जो सी है ठंडा पानी, ठीक है, इसको नाम देंगे पैसिफिक ओशन। क्या नाम देंगे, पैसिफिक ओशन का नाम देंगे। फिर इधर वाली साइड पर डेट इज़ द अटलांटिक ओशन। ये कौन सा ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन आ गया। ये वाला जो ओशन है इसको अरेबियन ओशन का नाम देंगे या इंडियन ओशन का नाम देते हैं। फिर ये जो है इसको हम नाम देंगे आर्कटिक ओशन। क्या नाम देंगे, आर्कटिक ओशन। और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा सदर्न ओशन। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि
ये वाले ओशंस होते हैं। तो मैंने अभी अभी क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो वेस्ट इंडीज़ वाली साइड है, यहाँ पर जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो इन कैरिबियन कंट्रीज़ में यहाँ पर आपको ये मोस्टली कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हेक्सेंटिलिडा है, ग्लास रोप स्पॉन्ज जो है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और तकरीबन 450 से लेकर 900 मीटर जो है, इस इतनी वाटर के डेप्थ के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएंगे हेक्सेंटिलिडा। हेक्सेंटिलिडा के बाद जो तीसरी क्लास आती है उसको हम नाम देते हैं डेस्मोस्पोंजिया। डेस्मोस्पोंजिया की अगर हम बात करें तो डेस्मोस्पोंजिया में आपने एक चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ क्या होती है कि डेस्मोस्पोंजिया जो है, इसमें पहली बात स्पिक्यूल्स कितने पाए जाते हैं। तो आपने कहना है कि इसके अंदर हमें कितने स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, 4 स्पिक्यूल्स जो हैं वो हमें इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो हैं, ये आपने कहना है कि ये भी ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर बेसिकली देखे जाते हैं। और एक और चीज़ जो काम आपके ज़िम्मे रहेगा वो ये है कि क्लासिफिकेशन में आपने जो डेस्मोस्पोंजिया है, डेस्मोस्पोंजिया, उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपने इंटरनेट से सर्च कर लेनी है, जो मोस्ट अप टू डेट यानी कि होगी। आई डोंट थिंक सो कि किस साल के जो बच्चे हो आप जो देख रहे हो, तो बेसिकली मैं ये आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि जो एग्जांपल्स होंगी वो आपने निकाल लेनी है अप टू डेट। तो जब भी एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में आती हैं चीज़ें तो अप टू डेट ही आती हैं। लेकिन ये ग्लास रोप स्पॉन्ज जो है, ये आपने याद रखना है, इसको हाइलोनीमा भी कहते हैं, और ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। सो ये होगी इसकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की हम इसकी बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, और मुझे एक बार चेक करने दें क्या ये दिखाई दे रहा है, क्या हम नीचे से कवर कर सकते हैं इसको कि नहीं। मेरा ख्याल है वो साइड जो है जहाँ पर मैंने आपको मैप बना के दिखाया है, वहाँ पर हमें इसको थोड़ा रिमूव करना चाहिए, और फिर ये वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, हम इसको रिमूव करते हैं इस साइड को, फिर यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताएं, पर्ल इंडस्ट्री को नुकसान कौन सी स्पॉन्ज पहुँचाती थी, जल्दी से उसका नाम बताइए। हरियप हरियप हरियप, शाबाश। ऊपर मैंने बताया था, अगर आप गौर से सुन रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए, वरना ऊपर से ढूंढ लें जल्दी से। हरियप हरियप, नहीं याद आ रहा। पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री, ये पड़ा है क्लायोना। क्या नेम है? क्लायोना। सो क्लायोना जो है वो किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? ये डेस्मोस्पोंजिया के, ठीक है, क्लायोना, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। और फिर जो स्पोंजिला है, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये भी इसी के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात। चलें जी, अब हम चलते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की जानिब। देखें, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस में दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है, जिसको आप नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखें, इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चंद एक मेथड्स के ज़रिए से होती है। उनमें से चंद एक मेथड्स जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट मेथड है वो भी देखते हैं, लेकिन जो आम से मेथड है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है डेट इज़ अ बडिंग। बडिंग इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन भी देखने को मिलती है, फ्रैगमेंटेशन जो है वो भी देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज़, इसके अंदर इंटरनल बड बनती है, इंटरनल बड बनती है। ये सबसे इसके अंदर प्रोमिनेंट फीचर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होते हैं, पहली बात आपने याद रखना है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और प्रोटेंडरस भी होते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो दीज आर द हर्माफ्रोडाइट, और साथ में क्या होंगे? प्रोटेंडरस। तो हर्माफ्रोडाइट और साथ में प्रोटेंडरस। प्रोटेंडरस कहते हैं, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, टेंडरस मीन्स रिलेटेड टू मेल सेक्स सेल्स या ऑर्गन्स। तो जिनमें जो मेल वाले सेक्स पार्ट्स होते हैं वो पहले डेवलप हो जाएं, फीमेल वाले बाद में डेवलप हों, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको प्रोटेंडरस कहते हैं, ठीक है। और हर्माफ्रोडाइट जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही के ऊपर पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इंटरनल बड जो है, ये बेसिकली आपसे पूछा भी जा सकता है कि रिप्रोडक्शन कैसे इंटरनल बड, और जो इंटरनल बड बनेंगे उसको हम नाम देते हैं गैम्यूल्स का। क्या नाम देते हैं? गैम्यूल्स। सो इंटरनल बड दैट इज फॉर्म्ड in the sponges it is known as a gammules. So during the unfavorable conditions को बेयर करने के लिए जो इंटरनल बड होती है वो सबसे एक ज़बरदस्त फीचर होता है इनके अंदर कि ये गैम्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कुछ इस तरह से। ये इंटरनल बड बनी, यहाँ पर इंटरनल बड बनी जब कंडीशन अनफेवरेबल हुई। अनफेवरेबल का मतलब कूल्ड वाटर, कूल्ड सीजन आ गया, ठंडा पानी आया, कूल्ड सीजन आ गया,
तो उसके नतीजे में ये जो स्पॉन्ज है इसकी होगी मृत्यु, डेथ, डाई, ठीक है। जब ये मर गई तो गैम्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल आई। अब ये जो गैम्यूल है जब ये यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये वाटर के अंदर मूव कर रही है। तो जैसे ही कंडीशन दोबारा से फेवरेबल होंगी तो क्या होगा, ये जो गैम्यूल है, गैम्यूल की एक तरफ जो है यहाँ पर सुराख होगा। इस सुराख को हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज अ माइक्रोपाइल। क्या नाम देंगे, माइक्रोपाइल का नाम देंगे। और इसके अंदर वाली साइड पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर वाली साइड पर आपको देखने को मिलेंगे एमोइबोसाइट्स। क्या नाम देखने को मिलेंगे, एमोइबोसाइट्स। अब ये जो एमोइबोसाइट्स होते हैं, एमोइबोसाइट्स, अमेबोसाइट्स भी कह लें आप इसको, तो ये जो सेल्स होते हैं ये ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस यहाँ से बाहर निकलेंगे और देन बाहर निकलने के बाद दोबारा से एमोइबोसाइट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि किस तरह से जो एमोइबोसाइट्स हैं वो फिर स्पिक्यूल्स और स्केलेटन को बना देते हैं और दोबारा से एक नए स्पॉन्ज को डेवलप कर देते हैं। सो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इंटरनल बड जो है वो गैम्यूल्स की फॉर्म के अंदर बनेंगे, देन मूव करती रहेगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर पिनाकोसाइट का जिक्र होगा, सॉरी क्वेनोसाइट्स का। किसका, क्वेनोसाइट्स का। तो यहाँ पर हम दोबारा से कहेंगे कि जो क्वेनोसाइट्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने फ्लैजेला लूज करेंगे। फ्लैजेला लूज करेंगे तो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, एमोइबोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। फास्ट मूविंग सेल होगा, ये फास्ट मूविंग सेल मूव करेगा मिजॉइल की तरफ। मिजॉइल में जाके इसके अंदर होगी मियोसिस। जब ये इसके अंदर मियोसिस होगी तो मियोसिस के नतीजे में बनेगा स्पर्म सेल, और वो जो स्पर्म सेल होगा वो ओस्टिया के जरिए से निकलेगा और निकलने के बाद बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओस्टिया के जरिए से निकलेगा, ओस्टिया के जरिए से निकल कर कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब दूसरे केस में देखें, एक दूसरी साइड पर क्वेनोसाइट्स होंगे, ठीक है जी। क्वेनोसाइट्स, दोबारा से क्वेनोसाइट्स में वही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। क्वेनोसाइट्स एमोइबोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे, फ्लैजेला को लूज करेंगे। एमोइबोसाइट्स में मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में क्या बनेगा, एग सेल बनेगा। और वो जो एग सेल है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये एग सेल कहाँ पर मौजूद होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन मिजॉइल, ये मिजॉइल में मौजूद है। और ये जो चीज़ है स्पर्म सेल, ये कहाँ पर आ गया, ओस्टिया के ज़रिए से वाटर में आ गया। जब ये स्पर्म सेल ओस्टिया के ज़रिए से वाटर में आया, ठीक है, वाटर में फिर एंटर होगा दोबारा से किसी और स्पॉन्ज के अंदर। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि बेशक हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनमें जो स्पर्म सेल और एग सेल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें कभी भी आप कह लें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो किसी दूसरे स्पॉन्ज के उसी स्पीशी के मेंबर के साथ ही होगी इसकी। तो वाटर के ज़रिए से ये किसी दूसरे स्पॉन्ज पे मूव किया। अब वो जो दूसरी स्पॉन्ज है, उस स्पॉन्ज के जो क्वेनोसाइट्स होंगे वो इसको इनगल्फ करेंगे। जब ये क्वेनोसाइट्स इनगल्फ करेंगे तो फिर फ्लैजेला लूज करेंगे। फ्लैजेला लूज करने के बाद वो जो अब कह लें सर्कुलर सेल बन जाएगा, एमोइबोसाइट्स वो जाएगा और वो कहाँ पर चला जाएगा, इट विल मूव्स, ये उसको स्पर्म सेल को ट्रांसफ़र कर देगा मिजॉइल के अंदर, वैक्यूल की फॉर्म के अंदर। यह चीज़ भी याद रखनी है, किस फॉर्म के अंदर, वैक्यूल की फॉर्म के अंदर। जैसे ही वो यहाँ पर मूव करेगा वैक्यूल की फॉर्म के अंदर पहुँचेगा, फिर वहाँ पर जो स्पर्म सेल होगा वो स्पर्म सेल फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद क्या चीज़ बनेगा, एग सेल के साथ, एग सेल के साथ फ्यूज़ होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट कहाँ पर बना, मिजॉइल के अंदर, अभी भी मिजॉइल के अंदर है। फिर ये मिजॉइल के अंदर बन गया, फिर इसके अंदर क्या चीज़ स्टार्ट होगी, फिर इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी क्लीवेज। क्या चीज़ स्टार्ट होगी, क्लीवेज जो है वो यहाँ पर जाइगोट के अंदर, जो मिजॉइल, जाइगोट जो कि कहाँ पर मौजूद है, मिजॉइल में मौजूद है, मिजॉइल में मौजूद है। वहाँ पर क्या स्टार्ट होगी, क्लीवेज स्टार्ट होगी। जब क्लीवेज वहाँ पे स्टार्ट होगी तो क्लीवेज के बाद ये जो जाइगोट है ये डेवलप कर जाएगा किसके अंदर, एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि लार्वा में डेवलप कर जाएगा। ऑर्गेनिज्म में क्यों, और वो जैसे ही लार्वा में डेवलप करेगा और वो लार्वा जो होगा वो ओस्टिया के ज़रिए से बाहर निकल आएगा और वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। वो कौन सा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा। अब वो जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, वो फ्री स्विमिंग लार्वा तकरीबन 2 दिन के लिए जो है फॉर द 2 डेज़ पानी के अंदर जो होता है वो फ्रीली तौर पर स्विम करता रहता है। 2 डेज़ इन वाटर के अंदर मूव करता रहता है और फिर उसके बाद वो सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन होने के बाद वो दोबारा से स्पॉन्ज को बनाना शुरू कर देता है। और इसके जो लार्वल स्टेज होते हैं वो आपने याद रखने हैं दोबारा से। इनमें रेगोन, RAGHON, रेगोन लार्वल स्टेज भी देखे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन सा लार्वा होता है, इसके अंदर पैरेन्काइम्यूला लार्वा होता है, पैरेन्काइम्यूला लार्वा होता है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर एम्फीब्लास्ट्यूला, एम्फीब्लास्ट्यूला जो है वो लार्वा भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ द टोटल डिस्कशन अबाउट द पोरिफेरा एंड पैराजोलॉजी। होप सो ये लेक्चर जो है आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट फाइलम के ऊपर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।